करीब 10 दिन पहले हमारे पास दिल्ली में फोन आया कि 7 नवंबर को यहाँ एक विशेष कार्यक्रम होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है वहां जाना जहां किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो, मृत्यु हुई हो, उसकी यादें जुड़ी हो। और जब मुझे पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म यहाँ हुआ, आज पता लगा उनकी अस्थियां भी यहाँ पर हैं, तो मैं अक्सर भारत में और दुनिया के सभी क्षेत्रों में घूमता हूं और ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करता हूं जहां ऐसी स्मृतियां हों। भारत के विभिन्न नेता, चाहे महात्मा गांधी हों या और नेता उस समय के हों, उन सभी के जन्म स्थान, शहादत स्थल, वो सब मैंने देखे हैं। कई कई घंटे वहां बैठा हूं। डॉक्टर अंबेडकर मेरे नजर में एक अत्यंत महान नेता हैं। उनको मैं अब्राहम लिंकन के बराबर समझता हूं। अब्राहम लिंकन ना होते, आज जैसा अमेरिका हमें दिखता है वैसा अमेरिका ना होता अगर अब्राहम लिंकन अपने जीवन का बलिदान न करते। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, या कह सकते हैं कि 1787 के आसपास उसका संविधान पूरा लिखा गया। लेकिन वहां आजादी मिलने के बाद भी जो वहां के दास थे, स्लेव्स थे, उनको आजादी नहीं मिली थी। उनकी आजादी लगभग 90 साल के बाद हुई, 1860 के दशक में हुई। एक लंबा संघर्ष हुआ और उस लंबे संघर्ष में जिस व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उसका नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे लोग थे और वो अड़ गया और अंत में उसने संविधान में संशोधन करवा के, जिसको हम अमेरिकी संविधान का 13th अमेंडमेंट कहते हैं, वो पारित करवाया। और जिसके बाद से वहां दास व्यवस्था समाप्त हुई। उसकी कीमत यह है कि उसके कुछ ही समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, लेकिन वो अपने जीवन की बलि देकर कम से कम अमेरिकी समाज के बहुत बड़े हिस्से को आजाद करवा के चले। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं, जिंदगी महान होनी चाहिए। और महान जीवन का मतलब यह होता है कि सफल होना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अंबेडकर हमारी संविधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएचडी भी 3 कर रखी हो और चौथी बाद में और उनको मिल गई हो। पूरी संविधान सभा में हमें इतना वेल रेड, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नजर नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ये बात ठीक है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दिया तब दूसरे मेंबर को लेके आए। और कहने को 7 मेंबर से, लेकिन दरअसल केवल एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई और ये कथन टीटी कृष्णमाचार्य ने संविधान सभा के भीतर दिया। और इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप में से अधिकांश बच्चे जिस सामाजिक परिवेश से हैं, मैं संयोग से समाज के उस परिवेश से हूं जिसमें सामाजिक विषमताओं को झेला नहीं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो निम्न जाति का नहीं है, तो मैं सवर्ण समाज से हूं। संयोग की बात है, तुक्के की बात है। किसी का तुक्का कुछ लगता है, किसी का कुछ लगता है, तो मैं तुक्के से उस समाज से हूं जहां जातीय भेदभाव झेलना नहीं पड़ता है। मैं बहुत गरीब भी नहीं रहा। मेरे माता पिता अध्यापक थे, तो वेतन भी ठीक ही था उनका। और इसलिए मैं देखता हूं कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय ऐसी बन गई है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने केवल उनके लिए कुछ महान काम किए।
और मेरा मानना है कि इस गलतफहमी से हमारे समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं और उनकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, आपकी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए मैं गहरी बातों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कुछ बहुत गहरे विवाद, गहरे संवाद हो सकते हैं। उनका गांधी जी से क्या रिश्ता था, आजादी के आंदोलन से उनका क्या रिश्ता था, मार्क्सवाद से क्या रिश्ता था, बौद्ध धर्म से उनका क्या रिश्ता था, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम कई घंटे गहरी बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी स्कूल वाले बच्चे हैं ज्यादातर, आपके लिए इन विवादों में अभी उलझना ठीक नहीं है। आपके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उस बात पे आता हूं। मैंने पिछले 1 साल में जो यात्राएं की, उसमें एक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क की, और वहां जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे, कोई ऐसा मेमोरियल उनका है क्या? तो वो मुझे एक लाइब्रेरी में, जो बेसमेंट में अच्छी लाइब्रेरी, उनकी काफी अच्छी लाइब्रेरी है, वहां लेके गए। और लाइब्रेरी में एक दरवाजा जहां अंदर रीडिंग रूम है, उसके बाहर एक बहुत सुंदर प्रतिमा उनकी लगी हुई है और साथ में काफी उनके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी ये मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर उनके आज तक के सबसे शानदार विद्यार्थियों में से एक थे। फिर उसी के कुछ दिन बाद मैं लंदन में था, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां से पास ही था, करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। संडे का दिन था, तो मैं घूमते घूमते वहां चला गया। बंद था वो, तो मैंने वहां उनके जो स्टाफ मेंबर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अंदर केवल घूम सकता हूं थोड़ा सा? तो बोले हाँ घूम लीजिए। और जब मैं घूमने गया तो मैंने देखा कि बिल्डिंग में अंदर घुसने से पहले ही बाहर उन्होंने एक ही प्रतिमा लगाई है और वो डॉक्टर अंबेडकर की ही प्रतिमा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भारतीय सपूत की ख्याति दुनिया में इतनी ज्यादा है, अमेरिका में, लंदन में जहां वो पढ़े, वहां के इंस्टीट्यूशन से मानते हैं कि हमारे महानतम विद्यार्थियों में से एक वो थे। तो ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में उनको लेकर ऐसी गलतफहमियां बहुत ज्यादा है? आज मुझे बुलाया गया है ये कह के कि बच्चों को प्रेरणा देनी है, पर दरअसल मेरे लिए तो खुद ये प्रेरणा का समय है कि मैं एक ऐसी जगह हूं जहां डॉक्टर साहब पैदा हुए, उनकी मृत्यु हुई। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिस समाज में पैदा हुए होंगे, आपकी परिस्थितियां कुछ वैसी होंगी जैसे अंबेडकर जी की थी। हालांकि वैसी नहीं होंगी, और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अंबेडकर जी हो गए आपसे पहले, इसलिए आपकी स्थितियां वैसी नहीं। अगर वो ना होते तो स्थितियां वैसी होती। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि आप किस भारत की ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा में स्थित हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। मैं ये भी समझाना चाह रहा हूं कि जो सदस्य आप में से या समाज के जो सुनेंगे इस वक्तव्य को, जो समाज के उस तबके से नहीं भी हैं, जो समाज के संपन्न वर्ग से हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। जो हम थोड़ा सा समझेंगे क्या है वो। हमें किसी व्यक्ति की महानता समझने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि उसकी प्रेरणा बिंदु क्या थे। आपको मैं प्रेरित करूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको वही बताऊं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। शायद आपको भी किसी से प्रेरणा मिल रही। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं किसी विचारधारा, किसी मान्यता, किसी वाद का अंध समर्थक नहीं हूं। मैं ना गांधीवादी हूं, ना मार्क्सवादी हूं, ना अंबेडकरवादी हूं। मैं सभी महान व्यक्तियों को पढ़ता हूं, डूब के पढ़ता हूं। अंबेडकर जी जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन तब भी काफी पढ़ता हूं। उनके बारे में तो एक ऐसी बात मैंने सुनी है, आप बार बार ताली मत बजाइए, उससे रिदम टूटेगी। ताली एक ही बार बजा दीजिएगा बाद में, है ना? अभी सुन लीजिए। मैं कल जब इंदौर आ रहा था, फ्लाइट में था, तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हुए थे अंबेडकर जी के बारे में, ये सोच के कुछ नया पढ़ने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले, तो मुझे भी तो प्रेरणा मिले। तो एक जिक्र मैंने सुना। आप लोग धूप से परेशान तो नहीं हो रहे ज्यादा? वैसे भी धूप मेरी तरफ ज्यादा है, आपकी तरफ तो कम है, तो है ना? तो अगर मैं बोल सकता हूं तो आप सुन भी सकते हैं, ऐसा क्या है। और आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, तो आपको तो ज्यादा। तो मैंने कल एक बड़ा अच्छा जिक्र सुना। वो जिक्र एक विदेशी लेखक जिन्होंने किताब लिखी इनसाइड एशिया, ये
अंबेडकर के समकालीन लेखक थे जिनका नाम था जॉन गुंटर, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा कि मैं 1938 में एक बार डॉक्टर अंबेडकर के घर गया और मैं दंग रह गया, उनकी लाइब्रेरी में किताबें गिनने लगा। तो उसके बाद पता लगा कि उनके पास उस समय 8000 किताबें थी। ताली नहीं बजानी है, नहीं, सुनना है, केवल सुनना है। 8000 किताबें थी। और जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर की 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु हुई, मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा उनका प्रशंसक हूं, उस दिन उनके पास 35,000 किताबें थी। मैंने अरस्तु के बारे में सुना है, जो ग्रीक फिलॉसफी का सबसे महान चिंतक या सबसे महान चिंतकों में से एक हुआ। उसने अपने जीवन में 3000 पुस्तकें लिखी। हालांकि वो अधिकांश पुस्तकें बहुत छोटी हैं, 2 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ की हैं। मैं दंग रह जाता हूं। मेरे पास डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साहित्य है, वो 21 किताबों में आता है। और जब मैं उसको उठा के 5-7 दिन पहले जब पता लगा यहाँ आना है, तो मुझे लगा मैं एक बार रेफरेंस के तौर पर फिर से देख लूं। इतना मोटा बंडल है उन किताबों का जो डॉक्टर अंबेडकर ने केवल अपने 65 साल के जीवन में लिखी है। उनको समय कम मिला। ये ईश्वर या नियति की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला। अगर उनको 10-15 साल और मिल जाते तो निस्संदेह हमारा देश जैसा है उससे बहुत बेहतर होता।